कभी इस तरह से डिसरप्शन होना तो थोड़ा तो वेट किया करो, थोड़े टाइम में मैं कनेक्ट कर ही लूंगा। और इनकेस जैसे कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा होगा तो मैं 5-10 मिनट बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ मैसेज डाल दूंगा, है ना। कभी फ्यूचर में इस तरह से सडन डिसरप्शन हो जाए तो अपन इस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो वापस मैं वो पॉइंट लिख देता हूँ। तो हमने लिखा था 50%, 50% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, है ना। इसका हम मतलब लिख रहे थे कि इस फ्रेज का क्या मीनिंग होता है। इस फ्रेज का ये मीनिंग होता है कि देयर इज 50 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वाटर, सॉरी सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में से जब 50 ग्राम NaCl मतलब सॉल्यूट हो गया तो बाकी का 50 ग्राम क्या होगा, वाटर, है ना। दिस मीन्स रिमेनिंग 50 ग्राम विल बी वाटर, राइट। है ना। तो ये हो गया अपना परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब सबको क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैं 50 नहीं सॉरी 5 सेकेंड रुका हुआ हूँ। तो ये एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये तो सबको समझ में आ गया ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्यों है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमको क्वांटिटी बता रही है कि पर यूनिट सॉल्यूशन सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है। ठीक है। तो बेसिकली ये गाढ़ापन बता रही है। इसको देसी भाषा में अपन ऐसे समझ सकते हैं कि दो अगर चाय के कप हैं अपने पास, है ना, दो चाय के कप है, दोनों में क्या बोलते हैं अपन, 10-10 ml मिल्क ऐड किया गया है ना। दोनों में 10-10 ml मिल्क ऐड किया गया है और इसमें इसमें एक ही चम्मच चाय पत्ती डाली है। इसमें हो सकता है 3 चम्मच चाय पत्ती डाली हो। ठीक है। तो ये वाली जो चाय है उसका कलर ज्यादा डार्क होगा, है ना, उसका टेस्ट भी ज्यादा तेज होगा इसकी तुलना में। तो हम कहेंगे कि ये वाली जो चाय है ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का ये मतलब होता है कि वो हमको सोल्यूशन पर यूनिट सॉल्वेंट या पर यूनिट सोल्यूशन हमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बताते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया। अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखो, सेकंड। सेकंड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। जैसा कि ये सारे फॉर्मूलेस बहुत लॉजिकल है ना, एकदम लॉजिक पकड़ के रखोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेट बाय वॉल्यूम मतलब वेट ऊपर आएगा, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमेशा ऊपर आएगा। ठीक है। सीधी सी बात यह है कि जब आप परसेंटेज लिख रहे हो तो परसेंटेज जब अपन किसी चीज का लिखते हैं तो उसकी वैल्यू लेस देन 100 होनी चाहिए, है ना। तो लेस देन 100 कब होगी, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ठीक है। ये बात तो हम सभी समझते हैं। तो न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा होगा इसका मतलब न्यूमरेटर में हमें माइनर क्वांटिटी रखना होता है। तो माइनर क्वांटिटी क्या होती है, सॉल्यूट। इसलिए हम न्यूमरेटर में हमेशा क्या रखते हैं, सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में हम जनरली सॉल्यूशन रखते हैं, कभी कभार हम सॉल्वेंट भी रखते हैं। तो जब सॉल्वेंट आएगा तो उस टाइम मैं उस बात को हाईलाइट कर दूंगा। अभी हम नॉर्मल डेफिनेशन फॉलो करते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वी लिखा है, वी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सॉल्यूट का वेट आप रखोगे ग्राम में, सोल्यूशन का वेट रखोगे ml में, सॉरी सॉल्यूशन की वॉल्यूम रखोगे ml में, और परसेंटेज दिया हुआ है तो हम इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया अपना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसी सॉल्यूशन का। इसका ये मतलब, हाँ संकेत बोलो। सर बट मतलब डिवाइड करने के लिए यूनिट्स तो सेम होना चाहिए ना, मतलब ग्राम में, 1 मिलीलीटर में। डिवाइड करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन डिवाइड थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो अपन ने डिफाइन कर दिया ना।
ये तो अपन ने डिफाइन कर दिया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। जैसे देखो जैसे मैं तो तुम्हें मतलब समझा। ग्राम पर मतलब ग्राम बाय मिलीलीटर में आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ग्राम बाय मिलीलीटर में आएगा। मतलब जैसे अगर किसी सोल्यूशन पे ये लेबल चिपका हुआ है कि ये सोल्यूशन है 30% वेट बाय वॉल्यूम, है ना। किसी सोल्यूशन, कोई एक सोल्यूशन किसी बॉटल में रखा है और उस पर ये लेबल चिपका हुआ है 30% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका क्या मतलब होगा कि 100 ml सोल्यूशन अगर आप निकालोगे उस बॉटल में से, तो उसमें 30 ग्राम सॉल्यूट होगा। समझ रहे हो संकेत? यस। वो तो डिवाइड करना नहीं है, वो तो बस अपनी समझने के लिए है ना। वो तो एक टाइप से कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपन किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सोल्यूशन का वेट ले लोगे तो परसेंटेज वेट बाय वेट हो जाएगा, उसी सोल्यूशन का वॉल्यूम ले लोगे डिनोमिनेटर में तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो 30% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि देयर इज देयर इज 30 ग्राम solute solute in 100 ग्राम, सॉरी 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, ये मतलब होता है इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, है ना। तो ये हो गया अपना सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर हाँ बोलो। सर तो जो आंसर आएगा वो ग्राम अपॉन मिलीलीटर आएगा। जो आंसर आएगा वो आप यही वाला आंसर दोगे, परसेंटेज वेट बाय वेट। जैसे जैसे अपन को मोल्स निकालना होता है ना, किसी किसी का जैसे अपन को मोल्स निकालना है, तो जैसे अपना आंसर 10 आया तो अपन बोल देते ना कि 10 मोल। यस सर। उसी तरह से जब अपन को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, तो मान लो कि आंसर 30 आया, तो अपन क्या बोलेंगे, 30% वेट बाय वॉल्यूम, ये आंसर हो जाएगा, है ना। अपन को यस ऐसे सर। कंफ्यूज नहीं होना है कि आंसर अपन ये देंगे क्या, 30 ग्राम पर ml ये देंगे क्या, ये अपन नहीं देंगे, है ना। क्योंकि 30 ग्राम पर ml सही आंसर नहीं है। 30 ग्राम पर ml अगर अपन आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि 1 ml सोल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट है, तो ऐसा तो है नहीं, है ना। 30 ग्राम पर ml यस अगर आप सर। आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा, गलत मीनिंग निकलेगा उसका। तो अपन को सिंपली जो भी अपनी वैल्यू आती है सॉल्व होके, उसके सामने यूनिट के तौर पे हमें ये लगा देना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, है ना। जैसे मोल्स अपना आंसर आता है ना 10, तो अपन क्या बोल देते हैं 10 मोल, तो ये अपना नंबर हो जाता है, ये अपनी यूनिट हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताने के लिए अपन ये बोल देंगे 30% वेट बाय वॉल्यूम। ये कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की। सर 30% ग्राम बाय मिलीलीटर नहीं बोल सकते? 30% ग्राम बाय लीटर नहीं, नहीं बोल सकते, मतलब बोलते नहीं है वो, है ना। ओके मतलब सर। बोलने को बोल सकते थे लेकिन वो बोलते नहीं है। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, ये ज्यादा सिंपल या ज्यादा मीनिंगफुल लगता है 30% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये तो जो प्रथा चली आ रही है वो है ना। बोलने को अपन कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन बहुत टाइम से यही बोला जा रहा है, तो इसको फिर ऐसे ही बोला जाता है। समझ में आ गया चंद्रभान? यस सर। ठीक है, तो किसी और को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो फिर इस पे एक आध क्वेश्चन किया जाए अब। एक सेकेंड रुको। क्वेश्चन लिखो। सिक्सटी ग्राम NaOH is dissolved in 500 ml water. Calculate percentage weight by वॉल्यूम, है ना।
इग्नोर वॉल्यूम ऑफ NaOH added. आंसर बताओ भाई जल्दी। तो चैट बॉक्स में लिखना है क्या? हाँ सही है अंकुर, हाँ चैट बॉक्स में लिख दो और क्या। सर चैट बॉक्स में वो आपको भेज नहीं रहा आंसर। हाँ तो बोल के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी क्वेश्चन है क्योंकि। सर 0.12%। 0.12% नहीं यार। सर सर 12%। हाँ 12% आएगा। हाँ यस सर। यस सर 12%। हाँ हाँ बिल्कुल 12% आएगा ना, वही फॉर्मूला लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बता, एक सेकेंड, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताना है। तो वही वेट ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, सॉल्यूट क्या है NaOH, तो वेट ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, इसमें चाहो तो यूनिट ना भी लिखो तो चलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का वॉल्यूम अपन ऐड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको सॉल्यूट NaOH क्या है सॉल्यूट, और वाटर क्या है सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि सॉल्यूट की जो वॉल्यूम है वो इग्नोर करना है, तो जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है जो डिनोमिनेटर में आता है वो हो जाएगा सॉल्वेंट का वॉल्यूम 500 इंटू 100, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपना सर एक 12%। डाउट पूछो। हाँ बेशक, सर अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता वो कि कोई अभी दिक्कत नहीं है अपन वो सुमित। बनाना है, हाँ क्या, इग्नोर नहीं करना पड़ता, तो अगर इग्नोर नहीं करते तो वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो फिर एक सर सेकंड निकाल रुको, पाते क्या? इग्नोर अगर नहीं करता तो उसको फिर NaOH की डेंसिटी देना पड़ता है ना। NaOH का मास पता है अपन को, यस सर। NaOH का मास पता है, फिर NaOH की डेंसिटी बताना पड़ता है कि NaOH की डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको यस मास सर। पता है और डेंसिटी दी हुई है किसी चीज की तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वो वॉल्यूम अपन NaOH की निकाल लेते, उसको इसमें सॉल्वेंट में जोड़ देते और यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू रख देते, इस तरह से फिर क्वेश्चन होता है ना। यस सर। लेकिन जनरली मतलब 99% क्वेश्चंस में सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सामने निग्लेक्ट कर दिया जाता है, खासकर तब जब सॉल्यूट सॉलिड हो, है ना। सॉल्यूट दो टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड। तो जब सॉलिड सॉल्यूट होता है तो उस केस में वॉल्यूम सॉल्यूट की निग्लेक्ट कर दी जाती है। इस बात पे अभी ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ये 12th क्लास में सॉल्यूशंस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। क्लियर हो गया संकेत ये चीज? यस नहीं सर, मैंने पूछा था। हाँ मतलब जिसने भी पूछा है उसको क्लियर हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो अब अपन थर्ड उस पे आते हैं, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे जो नया है अपने लिए। थर्ड है मोलैरिटी, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। सर ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट पे हाई लेवल क्वेश्चंस की कैसे बनते हैं मतलब? हाई लेवल क्वेश्चंस वही है, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे, उसका परसेंटेज वेट बाय वेट बता दो, उसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बता दो, इस तरह से। तो वो तो अभी जब तुम अभी अपन और प्रैक्टिस करेंगे तब उसमें क्लियर हो जाएगा, है ना। यस ये जो दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे ये तो आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। अभी जो अपन को मेन 11th में पढ़ना है वो है पहला मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से, ये इसकी यूनिट होती है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एन मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
ठीक है, सोल्यूशन की वॉल्यूम आपको मैंडेटरी लीटर में ही रखना है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मोलैरिटी बोला जाता है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, मोलैरिटी मतलब मोल्स आएगा, तो मोल्स आ रहा है न्यूमरेटर में, है ना, इस तरह से याद रख सकते हो। और सॉल्यूट हमेशा न्यूमरेटर में आता है, सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, अब इसके सामने कुछ अपन ने ऐसा परसेंट का साइन नहीं लगाया, तो परसेंट का साइन नहीं लगाया तो यहाँ पर अपन 100 से मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब मोलैरिटी का मतलब क्या है, इसका भी अपन मीनिंग लिख लेते हैं कि अगर कहीं पर 2 मोलर सोल्यूशन लिखा हुआ है, 2 कैपिटल M सोल्यूशन, है ना, इसका क्या मतलब है कि देयर इज 2 मोल्स सोल्यूट इन एवरी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, राइट। ये मतलब होगा 2 कैपिटल M सोल्यूशन का। ठीक है, तो ये हो गया अपना मोलैरिटी। अब इस पे मोलैरिटी के डेफिनेशन वाइज कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें? तो ये क्वेश्चन करो आप। calculate molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution, to form 250 ml of the solution, है ना, ये कैलकुलेट करना है। इसमें हाथ आजमाएं सभी लोग। सर बोलो। 0.4 मोल। 0.4 इसका आंसर आएगा। NaOH का मास कितना होता है? 40, तो 4/40 ये तो मोल्स हो जाएंगे, इंटू 4 इंटू 1/4, 4/40 इंटू 1/4, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा? 0.1/4, 0.025। हाँ अंकुर, सही आंसर है। ठीक है, सर तो गलती से मैंने वेट बाय वॉल्यूम भेज दिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां तो होंगी, तो स्टार्टिंग निकाल के। पहली बार कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है वो तो। देखो, वही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। मोलैरिटी निकालना है हमें, तो मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास दिया हुआ है 4 ग्राम,
मोलर मास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम, तो ये मोल्स हो गए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना होता है लीटर में, अपन को दिया हुआ है 250 ml, ठीक है। और लीटर में अगर रखना है तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अब तो ये मैंने ml में ही रख दिया था। हाँ कोई बात नहीं, यूनिट्स वगैरह इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है ना। तो बस ये अपना आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये मोल्स आ जाएगा, तो ये मोल पर लीटर, मोलैरिटी अपना आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.025 मोलर कैपिटल M, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को अपन ओरली भी कर सकते थे, ठीक है। अब अपन को बस फीलिंग होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए मोलरिटी का मतलब क्या होता है, कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के। तो आप देख लो कि ये 4 ग्राम में, पहले तो मोल्स निकाल लो। 4 ग्राम में अपन ने मन में कैलकुलेट किया, 4/40 मतलब 0.1 मोल्स तो ये है ना। 0.1 मोल्स है 250 ml में, तो 1000 ml में कितने होंगे, 0.4 मोल्स। तो इसकी मोलरिटी 0.4 आएगी, है ना। इसकी मोलरिटी आएगी 0.4। कुछ गलत कैलकुलेशन अपन ने कर दिया है, इसकी मोलरिटी आएगी 0.4, है ना। तो जिसने 0.4 निकाला है वो सही है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसको। ओरली भी ऐसे कर सकते हैं, पर ओरली भी करके बता दिया मैंने, है ना। 250 ml में निकाल लो कितने मोल्स हैं, तो 1000 ml में निकाल लो कितने हैं। 1000 ml मतलब 1 लीटर, मोलरिटी का मतलब वही होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक सेकेंड, हाँ। मोलरिटी ऑफ अ solution of H2SO4 in molarity of a 500 ml solution of H2SO4 in water is 0.2, है ना। तो कैलकुलेट moles of H2SO4 in the solution, बताओ। सर 0.1, 0.1। शाबाश, सही है, Yes, sir, 0.1. वेरी गुड। जीरो पॉइंट वन है ना, सभी लोगों का आ रहा है, शाबाश। तो यस सर। वही फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो इसमें अपन को दिया क्या क्या है, मोलैरिटी दी हुई है 0.2, ये हो गया 0.2, है ना। मोल्स हमको H2SO4 के मतलब सॉल्यूट के पूछे जा रहे हैं,
और वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का 500 ml, है ना। 500 ml, अब इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 500/1000 मतलब 1/2 मतलब 0.5 लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना मोल्स आ जाएगा H2SO4 का कितना, 0.1, है ना। दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है। बाकी इसको ओरली भी कर सकते थे। 500 ml मोलरिटी ऑफ अ 500 ml सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर इज 0.2। तो 0.2 मोलरिटी का मतलब ये होता है कि 1 लीटर में 0.2 मोल्स हैं। तो 500 ml में कितने होंगे, 0.1, है ना। 1 लीटर में 0.2 है तो 500 ml में 0.1 होंगे, क्योंकि हमें 500 ml सोल्यूशन दिया है तो 0.1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ओरली भी कर सकते थे क्वेश्चन को। अब आप नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखो। फोर्थ है मोलालिटी। मोलालिटी, है ना। मोलरिटी में आर आता है यहाँ पर मोलरिटी में आर आता है और इसमें एल आता है ना, इतना सा फर्क है। सर आप एक और बता देंगे, मैं अभी लीव हो गया था नेटवर्क की वजह ये वाला क्वेश्चन कि 0.1 कैसे से। है ये बताने का। मोलैलिटी नहीं, वो हाँ तो आगे मोलैलिटी का। हाँ 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 हाँ, बताता हूँ मैं। देखो, मैं ये कह रहा था कि मोलरिटी में यहाँ पर आर आता है ना, इसकी जगह पर मोलरिटी में, और मोलरिटी में एल आता है। एक अल्फाबेट का फर्क है बस, कुल मिला के ये कह रहा था मैं, ठीक है। तो बाकी फॉर्मूला वाइज देखोगे तो मोल्स, क्योंकि इसमें भी मोलरिटी में मोल आ रहा है ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आएगा। नीचे क्या आएगा, यहाँ पर नीचे आता है इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक मिनट रुको, नीचे आएगा यहाँ पर वेट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सॉल्वेंट, ठीक है। किसमें, केजी में, है ना। तो मोलरिटी थोड़ी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलरिटी, है ना। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दिस इज द ओनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन विच solvent features in the denominator. In the remaining concentration terms which we have encountered till now and which we will encounter in the future, all will be having solution, है ना। बाकी सब में solution होता है डिनोमिनेटर में, मोलरिटी में भी solution होता है, यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज वेट बाय वेट। ये केवल ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्वेंट आता है नीचे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी इसका फॉर्मूला लगाए तो डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आएगा, है ना। इसलिए मैंने इसको परसेंटेज वेट बाय वेट में सॉल्वेंट था कि सॉल्यूशन? सोल्यूशन, सब में सोल्यूशन था, अभी तक अपने जितने देखे सब में सोल्यूशन था, है ना। ओके सर। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने अलग कलर से लिखा है, तो इस चीज को तुम लोग हाईलाइट कर लेना, ये अपन को ध्यान में रखना है। दूसरा, मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है। मोलरिटी में वॉल्यूम आता है, मोलरिटी में वॉल्यूम आता है, मोलरिटी में वेट आता है, W, ठीक है। तो जब वेट की बात होगी तो ये वेट आएगा किसमें, केजी में, है ना। तो ये बेसिकली अपन को यूनिट्स थोड़ा ध्यान में रखना है। सर हाँ बोलो। सर अगर जब मोलैलिटी थी तो मोलैलिटी की जरूरत क्या पड़ी, जब वॉल्यूम से कर सकते थे कैलकुलेट। मोलरिटी थी तो मोलरिटी की क्या जरूरत पड़ी, ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना, अपन करीबन 6-7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे टोटल। तो ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं इनका अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग यूज होता है। जैसे अगर आप लेबोरेटरी स्केल पे बात करो तो हम जनरली मोलरिटी में बात करते हैं, है ना। बाकी जो तुमने सवाल पूछा कि मोलरिटी है तो मोलरिटी की क्या जरूरत है, ये सब एक्चुअली डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल निकालना ज्यादा आसान है प्रैक्टिकली, ठीक है। कुछ कुछ सिचुएशंस में वॉल्यूम निकालना ज्यादा आसान हो सकता है ना। कुछ कुछ सिचुएशंस में वेट निकालना ज्यादा आसान हो सकता है। जैसे जैसे मान लो कि कोई गैस है ना।
अगर आप गैसियस सोल्यूशन में डील कर रहे हो तो अब गैस का तो क्या वॉल्यूम चेंज होता रहता है, ठीक है। वो तो जो भी कंटेनर जिसमें आपने गैस भरी वो उसके पूरा वॉल्यूम ले लेगी गैस। अब बड़ा कंटेनर लोगे तो ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, कम कंटेनर लोगे तो छोटा वॉल्यूम हो जाएगा। तो ऐसे केस में जहां पर वेरिएबल वेरी कर रहा हो, उस केस में आप गैस के केस में आप क्या वेट ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक बार आपने कंटेनर को बंद कर दिया तो वेट तो उसका चेंज होगा नहीं, कंटेनर भले ही एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होता रहे। ठीक है संकेत। तो ये इतने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इसलिए बना दिए ताकि आप सिचुएशंस के हिसाब से चूज कर सको कि कौन सी सिचुएशन के हिसाब से कौन से वेरिएबल निकालना ज्यादा आसान है, और फिर अपन उस वेरिएबल से रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूज कर लेंगे। बात क्लियर हुई? ऑब्जेक्टिव तो सेम है। देखो अगर आप दो सॉल्यूशन अपने सामने रखे हैं, है ना, दो सॉल्यूशन अपने सामने रखे हैं, अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन टर्म है 10% वेट बाय वेट और एक में आ रहा है 30% वेट बाय वेट, तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि ये वाला जो ये वाला जो सोल्यूशन है वो इस सोल्यूशन की तुलना में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, या ये ज्यादा गाढ़ा है, ऐसे समझ सकते हो देसी भाषा में। तो अगर इसका वेट परसेंटेज वेट बाय वेट ज्यादा है तो इसकी मोलैलिटी भी तो ज्यादा होगी। मोलैलिटी अगर आप दोनों की कंपेयर करोगे तो इस वाले की मोलैलिटी इससे ज्यादा होगी, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप कोई भी यूज कर सकते हो, बस वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कि जैसे अभी हम पीपीएम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन जो है वो जनरली एयर में पोल्यूशन इंडेक्स को बताने के लिए यूज होता है ना। क्योंकि पीपीएम की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी होती है और एयर में जो पोल्यूटेंट्स रहते हैं वो भी बहुत कम रहते हैं। तो एयर में जब अपन आपको पोल्यूशन का लेवल बताना होता है तो वो जनरली हम पीपीएम में बताते हैं कि इस रीजन में 2 ppm है कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से। तो वो चीज बेसिकली सिचुएशन पे डिपेंड करती है। क्लियर हो गया संकेत? हाँ बाकी सॉल्यूट मोल्स में ही रहेंगे, हाँ बाकी सॉल्यूट मोल्स में ही रहेंगे। ये स्मॉल एन जहां भी लिखा जाए थ्रू आउट द केमिस्ट्री दैट विल मीन मोल्स, है ना। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो सिंपल सी बात है, इन सब की डेफिनेशन डिफाइन करना बहुत आसान है। डेफिनेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 1 रख देते हैं हमेशा, है ना। सब में अपन ने वही किया है। मोलरिटी का मतलब क्या था कि 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल्स हैं सोल्यूट के, वही इसकी मोलरिटी है। तो इसको हम डेफिनेशन कैसे बना सकते थे कि आप डिनोमिनेटर को रख दो 1 लीटर, तो अब जो भी मोल्स आएगा वो उसकी मोलरिटी हो जाएगी, है ना। क्योंकि जब डिनोमिनेटर 1 हो गया तो मोलरिटी इज इक्वल टू x। ठीक है, तो सेम चीज हमको यहाँ पे करना है। सॉल्वेंट को आप रख दो 1 kg, अब जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे, है ना, वही हो जाएगा सोल्यूशन की मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, स्मॉल m। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और बस बाकी डेफिनेशन तो बना ही सकते हैं अपन, है ना, कि मोलैलिटी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज मोलैलिटी। ठीक है, तो ये इसका मतलब लिख लो 2 मोलर सोल्यूशन। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है 2 मोलर सोल्यूशन, स्मॉल m, 2 मोलर सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, देयर इज 2 मोल्स सोल्यूट इन एवरी 1 kg सॉल्वेंट, राइट। तो ये हो गया मोलैलिटी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखो, 225 ग्राम ऑफ एन एक्वस
aqueous solution contains 5 ग्राम यूरिया, what is the concentration of the solution in terms of molality, है ना। ये क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60। सर आंसर फ्रैक्शन में बता देना है ना, पूरा सॉल्व मत करना क्योंकि वो बड़ा सा आएगा। हाँ वैष्णवी बोलो। 0.33। शाबाश। सर 1/12 अपॉन 220। 1/12 अपॉन 220। 220 220। यस सर। 1/12 ये हो जाएगा 10/27। 1/12 अपॉन 220। 220 तो नहीं आएगा यार, वेट 2.7 भी नहीं है। 100/264। 100/264 मतलब कितना होगा ये? 100/300.33 होता है। नहीं ये भी नहीं है संकेत। टेन बाय 27 नो। चलो देखो अब मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, है ना, तुम लोग मिला लेना। तो अपन को निकालना है मोलैलिटी, तो लिख लेते हैं मोलैलिटी क्या होता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर यूरिया, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, है ना। सॉल्वेंट है यहाँ पे वाटर। सॉल्वेंट जनरली वाटर ही होता है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, मतलब जब तक आपको बताया ना गया हो सॉल्वेंट हम वाटर ही मान के चलेंगे। तो मोल्स ऑफ यूरिया हो जाएगा मास ऑफ यूरिया बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, है ना। ये हो गए मोल्स 5/60। और वेट ऑफ वाटर, तो यहाँ पर अपन को ये जो 200, एक मिनट रुको यार, 225 नहीं है ये 255 है। अच्छा इसलिए तुम लोगों का आंसर गलत आ रहा होगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही गलत बताया था। ये इसको करेक्ट कर लेना वैल्यू। अरे यार सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। हाँ ये है 255 ग्राम, ठीक है। 255 ग्राम ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन। अब शायद सही आ जाएगा ज्यादातर लोगों का। तो वेट ऑफ वाटर अपन को निकालना है, ये है वेट सोल्यूशन का 255। सोल्यूशन में से सॉल्यूट को हटा दो। हाँ शाबाश संकेत। सोल्यूशन में से सॉल्यूट को हटा दो तो वो बन जाएगा सॉल्वेंट, है ना। सोल्यूशन में से सॉल्यूट को हटा दिया तो ये जो वेट आ गया ये आ गया सॉल्वेंट का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वेट आ रहा है अभी ग्राम में, है ना। अपन को चाहिए किलोग्राम में, तो अपन इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, है ना। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो अब इसका जो भी आंसर आएगा डिनोमिनेटर का, ये वैल्यू आएगी केजी में, ठीक है।
तो अपना फॉर्मूला सही सेट हो गया है। बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो ये 5/60 मतलब 1/12, और यहाँ पर यह आ जाएगा 250/1000, है ना, मतलब 1/4, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा लगभग 0.33। ठीक है, तो इस तरह से इसके सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जो मेन टफ पार्ट होता है वो बस फॉर्मूले को सही तरीके से याद करने में होता है ना। फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। न्यूमरेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में कौन आएगा, यूनिट्स क्या होंगी, है ना, ये सब चीजें अपन को क्रिस्टल क्लियर याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था अपना चौथा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। फिर है पांचवा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। पांचवा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, मोल का फ्रैक्शन, है ना। तो मोल का फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि इसको तो अपन इसे लॉजिकली याद रख सकते हैं, ध्यान से देखना सभी लोग, कि ये सब सोल्यूशन के लिए हो रहा है ना। सोल्यूशन इज अ मिक्सचर। तो जैसे कोई भी मिक्सचर हो, उसमें दो पार्टिकल्स अपन ने मिक्स किए, है ना, दो टाइप के पार्टिकल्स अपन ने मिक्स किए, एक तो ये एक टाइप का पार्टिकल और एक ये दूसरे टाइप का पार्टिकल, है ना। इन दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया, मिक्सचर फॉर्म हो गया। तो ये वाला जो पार्टिकल है इसके 3 मोल्स हैं, ठीक है, और जो ये रेड क्रॉस वाला पार्टिकल है इसके 5 मोल है मिक्सचर में। ठीक है, तो अगर आप अपन से कोई पूछे कि ये जो स्टार वाले जो पार्टिकल है इसका क्या फ्रैक्शन होगा, इसके मोल का क्या फ्रैक्शन होगा, तो अपन क्या बताएंगे, 3/8, है ना। 3/8 किसका होगा, स्टार वाले का, और क्रॉस वाले का कितना होगा, 5/8, है ना। मोल के फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब यही होता है ना, फ्रैक्शन मतलब जिसके मोल का फ्रैक्शन आपको निकालना है उसके मोल्स आ जाएंगे न्यूमरेटर में और टोटल मोल्स आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 1, है ना। तो इसका मतलब ये अपना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन इसको लॉजिकली समझ के याद रख सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है, इसको जनरली x से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इसको जनरली x से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सॉल्यूट, है ना, और एक होता है सॉल्वेंट। दोनों का आप मोल फ्रैक्शन बता सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन बताना है उसके मोल्स आ जाएंगे ऊपर और टोटल मोल्स आ जाएंगे नीचे। तो टोटल मोल्स किस किस के हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, या फिर इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के मोल्स मतलब इन दोनों के मोल्स। ठीक है, और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन अगर अपन को सॉल्वेंट का निकालना है तो वो क्या जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो बात देखने में आ रही है कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उन सब में सॉल्यूट ऊपर आता है, सॉल्यूशन नीचे आता है, सिवाय मोलैलिटी के, है ना, सिवाय मोलैलिटी के। तो यहाँ पर भी वो बात एप्लीकेबल हो रही है, सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे, है ना। तो बाकी
अब क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन को अपन हमेशा किस में लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और क्योंकि इसके सामने परसेंट नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक फ्रैक्शन है ना। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1, तो अपन इसमें परसेंट या 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब बातें क्लियर हो गई। जितने भी फॉर्मूले आप उसको एकदम लॉजिकली याद रख सकते हो, है ना। और सजेस्टेड यही है कि एकदम फॉर्मूलेस को समझ के याद रखो, क्योंकि अगर रटने की कोशिश करोगे तो 6-7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अपन को टोटल पढ़ने हैं, वो बाद में उनमें कंफ्यूजन होने लगेगा, किसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, किसमें नहीं करना है, किसमें सॉल्यूट ऊपर आएगा, कि सॉल्वेंट नीचे आएगा, कि सोल्यूशन ऊपर आएगा, कि सोल्यूशन नीचे आएगा, है ना। इस तरह के कंफ्यूजन हो सकते हैं अगर आप फॉर्मूले को समझ के याद नहीं रखोगे तो। इसलिए मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ जहां जहां पर समझने वाली बात है। तो ये अपना मोल फ्रैक्शन हो गया, है ना। अब इस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, $58.5 ग्राम NaCl is dissolved in कितना वाटर लोगे, 72 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शंस, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शंस ऑफ बोथ। निकालो। सर एक का 1/5 और एक का 4/5। शाबाश, सॉरी, सेम। सॉरी सर, सही है, सही है, सही है। गलती। अच्छा, तो अपना आंसर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे क्यों चंद्रमा? मैंने गलती से सर ये समझ लिया कि जो मोल्स ऑफ वो है सॉल्वेंट है, उसे हाँ, मैंने हाँ। 5 ले लिया है, तो इसलिए फिर मैं देख रहा था कि मैंने सही लिया है कि नहीं, नहीं नहीं, सही लिया है ना। चेक कर रहा था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। शाबाश अंकुर। शाबाश। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। तो NaCl नमक को पानी में मिलाया जा रहा है, तो देख के समझ में आ रहा है NaCl कम क्वांटिटी में है ना। इस NaCl का वेट कम है, सॉल्यूट। वाटर का वेट ज्यादा है, सॉल्वेंट। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl हो जाएगा। अरे सौमिल, ये स्क्रीन पे क्या तुम्हारे नाम का तीर आ रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? सर वो गलती से हो गया था। अच्छा, नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ गलती से हो गया था, लेकिन ऐसा हो जाता है क्या? नाम कैसे आ रहा है तुम्हारे इस एरो पे? सर मुझे भी नहीं समझ आ रहा वो कैसे आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, मोल फ्रैक्शन NaCl, तो मोल्स ऑफ NaCl, तो NaCl का मोल्स निकाल लो आप, मास, है ना, मास ऑफ NaCl और मोलर मास ऑफ NaCl। तो ये NaCl के मोल्स हो गए। NaCl के अच्छा समझे, तुम मजाक कर रहे हो क्या? कैसे होता है मेरे को भी करना है? मुझे लगा कि तुम सीरियसली कुछ पूछना चाह रहे थे। तो ये देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl मतलब मोल्स ऑफ NaCl अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूशन में पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, यही कही है ना। तो ये वैल्यू सॉल्व हो क्या जाएगी, 1।
तो मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर के मोल्स क्या आ जाएंगे, वाटर का मास, वाटर का मोलर मास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो क्या जाएगा 1/1 + 4, है ना, 18/72, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आंसर आएगा 1/5। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl हो गया 1/5, तो अपना एक सेकेंड, तो अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा 1 - 1/5 मतलब 4/5। ठीक है, यहाँ पर एक बात ही इंपॉर्टेंट है कि ये बात अपन को पता है कि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, सारे कंपोनेंट्स का सम, सारे कंपोनेंट के फ्रैक्शंस का सम क्या होगा, हमेशा ही 1। जैसा आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 3/8 और 5/8 को जोड़ दोगे तो आंसर कितना आएगा 1, है ना। एक सेकेंड, 3/8 और 5/8 को अगर ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 1, है ना। और मैथमेटिकली ऐसा होना भी चाहिए कि जितने भी फ्रैक्शंस को आप ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका आंसर क्या आएगा 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका आंसर हमेशा ही आएगा 1, है ना, सॉल्यूशन के लिए। ये रिलेशन भी लिख लेना, कई जगह काम में जाता है, जैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आपने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, है ना, तो फिर सॉल्वेंट का निकालने के लिए पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको डायरेक्ट ये 1 से माइनस करो, बचा हुआ जो 4/5 है वो वाटर का मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो ये बात भी लिख लेना, ये वाला रिजल्ट लिख लेना कॉपी में। तो ये हो गया अपना पांचवा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और है इसमें अपन एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म बीच में मिस हो गया था। हाँ संकेत, ठीक है ठीक है, तुम्हारा आ गया एरो, है ना, खुश हो जाओ। तो एक था छठवां कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो अपन ने स्टार्टिंग में दो लिखे थे ना, परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, उसी के फ्लो में अपन को ये लिखना था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ठीक है, अभी उसको यहाँ पे लिख लो 6 नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V/V, इसका मतलब क्या होता है, V मतलब वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ, न्यूमरेटर में कौन आता है हमेशा, सल्यूट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है परसेंट। ठीक है, परसेंट है मतलब आप फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको पर 100 आंसर देना है, पर 1 आंसर नहीं देना है ना। तो बस अब इनकी यूनिट्स, तो यहाँ पर अपन को यूनिट सेम रखनी होती है, तो या तो दोनों को ml में ले लो, इसको भी ml में ले लो, इसको भी ml में ले लो, है ना, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी और ये अपना परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी अपन मीनिंग लिख लेते हैं, जैसा सबका लिखा है अपन ने। 2% V/V का क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि हर 100 ml सोल्यूशन में, हर 100 ml सोल्यूशन में, यहाँ पर अपन डिनोमिनेटर में 100 क्यों रखते हैं, क्योंकि अपन चाहते हैं कि वो इस 100 से कैंसिल हो जाए, तो इसलिए अपन जानबूझ के डिनोमिनेटर में 100 रखते हैं यहाँ पे। तो जब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो जो सॉल्यूट का वॉल्यूम बचेगा वही परसेंटेज V/V होगा। ठीक है, तो 2% V/V का मतलब क्या है कि 100 ml सोल्यूशन में 2 ml सॉल्यूट होगा, है ना। तो 2% V/V का मतलब है
there will be 2 ml solute in every 100 ml solution. ठीक है, तो उसके बाद संकेत पूछ रहा है कि लीटर में भी ले सकते हैं क्या? लीटर में भी ले सकते हैं क्या? लीटर में हाँ ले सकते हो, मतलब वो तो जो यूनिट क्वेश्चन में दिखे वो ले लेना। अगर दोनों लीटर में लिए तो तुम दोनों लीटर में डाल देना, दोनों एमएल में लिए तो दोनों एमएल में डाल देना, दोनों की यूनिट सेम रखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, यूनिट्स दोनों की अपन सेम रखेंगे क्योंकि यहाँ पर अपन कैंसिल करेंगे यूनिट को। सिंपल सी बात ये है कि जहां जहां पर कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी होती है वहां पर अपन यूनिट सेम रखते हैं। अब जैसे एक अपन ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखा था जो तुम लोगों को याद होगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, है ना। तो अब यहाँ पर ये तो दोनों अलग टर्म्स हैं, अलग क्या बोलते हैं, अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग वेरिएबल्स हैं, तो इनकी यूनिट तो सेम हो ही नहीं सकती। तो फिर अपन ने इसको फिर डिफाइन करके रखा है कि वेट को आप ग्राम में ही लोगे और वॉल्यूम को आप एमएल में ही लोगे, है ना। तो यहाँ पर ये अपन को रट के रखना है। बाकी जहां जहां पर सेम क्वांटिटी है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, उनकी यूनिट अपन सेम यूनिट ले सकते हैं, वो सेम यूनिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया? बताओ, क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो ये 6th कॉन्सेंट्रेशन टर्म था। क्वेश्चन लिखो। "20 centimeter cube of an alcohol is dissolved in 80 centimeter cube of water. Calculate the percentage of alcohol in solution. Calculate the percentage of alcohol in solution." इसका आंसर बताओ। ये सेंटीमीटर 25%। गलत जवाब। 20%। हाँ सही जवाब। क्या बात है, बड़े जल्दी जल्दी आंसर चेंज कर रहे हो यार। चलो जल्दी जल्दी में कभी आंसर गलत हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी चेंज कर देता हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो लेकिन अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, है ना। अपन को फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर देना है, क्योंकि जो आपकी हैबिट प्रैक्टिस के दौरान बनती जाती है वही नतीजा टेस्ट में दिखता है ना। तो अगर कोई किसी स्टूडेंट की स्पीड अच्छी है लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम है, तो उस टेस्ट में भी उसके साथ वैसा ही होने की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो क्वेश्चंस जल्दी जल्दी अटेम्प्ट तो कर लेगा और उसको लगेगा भी कि उसने सही आंसर मार्क किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द टेस्ट जब वो अपना रिजल्ट देखेगा तो उसको काफी सारे उसमें गलत आंसर दिखेंगे, है ना। तो आप तो सीधे तरीके से ये मान के चलो कि प्रैक्टिस आप जैसी करोगे, जैसा आपको प्रैक्टिस में रिजल्ट मिलेगा उसी के टाइप का रिजल्ट आपको टेस्ट में मिलेगा, है ना। ये मतलब हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है ये, बी इट फिजिक्स, बी इट केमिस्ट्री एंड बी इट मैथ्स। तो आप जितने शिद्दत से प्रैक्टिस या होमवर्क करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो ये एकदम मतलब इस बात को मान के चलो कि तुम लोग जब होमवर्क भी करते हो ना, तो उसको टेस्ट के पैटर्न में किया करो कि क्वेश्चन आया तो सबसे पहले उस आंसर लगाने की कोशिश किया करो उसे ऑब्जेक्टिव तरीके से, है ना। जैसे मान लो हाँ 20% इसका सही आंसर है, जिसका 20% आ रहा है वो सही है। जैसे मान लो आपको 5 क्वेश्चन दिए होमवर्क में, है ना, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, तो ऐसे टाइम सेट कर लो कि ये 5 क्वेश्चन मेरे को 15 मिनट में करने की कोशिश करना है। ये मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। जब अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2,
पार्ट 1 में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें अपन इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक क्वेश्चन के 8-10 पार्ट हो सकते हैं, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसमें एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, है ना। तो उसमें जैसे तुम डिसाइड कर लो कि ये 5 क्वेश्चन मेरे को 15 मिनट में करना है, उसको टेस्ट के फॉर्म में किया करो। क्वेश्चन 1 में 3 मिनट दिया, हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको उस टाइम छोड़ दिया। क्वेश्चन 2 किया, फिर क्वेश्चन 3 किया, है ना, टाइम बच गया तो फिर क्वेश्चन 1 पे आ गए। और अप्रोप्रिएट स्पेस छोड़ते रहा करो। जैसे क्वेश्चन 1 अगर तुम छोड़ रहे हो तो जितना तुमने अटेम्प्ट किया उतना ठीक है, उसके नीचे उतना स्पेस छोड़ दो। तो जब तुम्हारा 15 मिनट खत्म जब हो जाएगा, वापस आना क्वेश्चन 1 पे, और उसके बाद उसको फिर अच्छे से तुम चाह रहे हो तो सब्जेक्टिव पैटर्न में, तो सब्जेक्टिव पैटर्न में सॉल्व कर लो, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में सॉल्व कर लो, फिर उसको अच्छे से सॉल्व कर लो अगर तुम्हें लग रहा है तो, है ना। इस तरह से अगर तुम टेस्ट करने की हैबिट डाल लोगे ना होमवर्क के दौरान, तो तुम्हारे टेस्ट में मैं लिख के दे सकता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। क्योंकि वो ये जो मेथोडोलॉजी है या ये जो अप्रोच है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाएगी। ठीक है, आज का होमवर्क क्या है आज का? 1 मिनट रुको, इसका आंसर बता दिया, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ पहले। ये शायद सभी लोगों से हो गया है ना, ऐसा मुझे लग रहा है, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml होता है ना, ये कन्वर्जन आई होप सबको पता होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। और ये कन्वर्जन्स रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ये शायद मैंने कभी बताया भी होगा किसी को, या आप ऐसे फील कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब लगभग इतनी लेंथ होती है स्केल पे, है ना। तो जब 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाओगे तो वो कुछ इतना बड़ा बनेगा, जैसे कि एक डाइस होती है ना, डाइस। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा? इतनी एक छोटी सी डाइस में 1 ml पानी आएगा, है ना। तो इस तरह से हम जो यूनिट्स हैं उनको थोड़ा फील करके याद रख सकते हैं। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये ml लिखा हुआ है ना। तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, और ये सॉल्वेंट है। तो परसेंटेज अपन को निकालना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा 20 ml अपॉन 20 प्लस 80 ml इंटू 100। तो ये आंसर आ जाएगा 20%, है ना। तो होमवर्क में यार अभी के लिए तो कुछ नहीं है क्योंकि अपना थोड़ा कंसंट्रेशन टर्म बच गया है। अगली क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में तुम्हें बल्क में मैं होमवर्क दे दूंगा। एक्सरसाइज 1 तो फिर पूरी बचा हुआ करना ही रहेगा, फिर अपन एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसको रिवाइज कर लेना एक बार नोट्स को। गुड नाइट, टिल देन, गुड बाय। थैंक यू Thank you, sir. सर। वेलकम यार।